नमस्कार साथियों, थेरापेटिक ऑब्स्टेटिकल पोर्शन अपन डील कर रहे हैं। जहां कल हमारी मुलाकात हुई, ऑपरेटिव प्रोसीजर में इन्वॉल्व होने वाले नाम फॉर्सेप्स डिलीवरी, वेंटोस डिलीवरी और एपिसियोटोमी। इन प्रोसीजर की कैटेगरी में आगे बढ़ेंगे अपन आज के लेक्चर में, जहां ऐसे ही कुछ और स्पेसिफिक प्रोसीजर को लेकर के डिस्कशन किया जाएगा। उस कैटेगरी में नाम है सबसे पहले हमारे पास सिजेरियन सेक्शन, या सिंपल सा बोले सी सेक्शन। जैसे सामने पिक्चराइजेशन में भी विजुअलाइज करवा रखा है कि एब्डोमिनल कटिंग से फीटस डिलीवरी को कंप्लीट किया जा रहा है। सिजेरियन सेक्शन एक वेल नोन कॉन्सेप्ट है, हम सभी को पता भी है, जहां फीटस की डिलीवरी नॉर्मल बर्थ कैनाल से ना होकर के एब्डोमिनल इंसीजन से कंप्लीट करवाई जाती है। यहां बात करेंगे अपन सबसे पहले इंडिकेशंस को लेकर के। सिजेरियन सेक्शन से फर्स्ट एमसीक्यू और कंफर्म एमसीक्यू जिस एरिया से आता है वो हमारे पास इंडिकेशन सेगमेंट कहलाता है। जैसा कि हम सभी को इंडिकेशन का मीनिंग क्लियर है, इंडिकेशन बताता है कि कोई भी स्पेसिफिक प्रोसीजर कब करना होता है। पर यहां पर सिजेरियन में जो इंडिकेशंस हैं, सामने की तरफ बोर्ड पे देखें तो उन्हें ऐसे दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक नाम एब्सोल्यूट है और एक नाम रिलेटिव है। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया कि पहला एमसीक्यू हमारे पास इस इंडिकेशन को लेकर के बनता है, बहुत बार पूछा भी गया है। तो आइए इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। दो शब्द सामने जो बोर्ड पर हैं, शायद इनके बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन हो, थोड़ा मजबूत कर लें उस चीज को। एब्सोल्यूट, रिलेटिव। एब्सोल्यूट का मतलब यह होता है जिसका अल्टरनेट नहीं होता है। इस दुनिया में यदि किसी का अल्टरनेट नहीं हो उसे यूनिक बोलते हैं। तो इसी प्रकार यहां पे ऐसी कंडीशंस आएंगी एब्सोल्यूट में जिनमें केवल सिजेरियन ही एकमात्र ऑप्शन है। ऐसे इंडिकेशन कहलाएंगे एब्सोल्यूट। और जिनके अल्टरनेट होते हैं, जिनमें ऑप्शन होते हैं कि आप सिजेरियन भी कर सकते हैं और दूसरा डिलीवरी मोड भी यूज कर सकते हैं, तो वो इंडिकेशन कहलाते हैं रिलेटिव। एब्सोल्यूट का फिर एक बार यह मतलब हुआ कि 100% कोई चारा नहीं है, सिजेरियन करना ही पड़ेगा। तो ऐसे इंडिकेशन कौन कौन से वो देखें। यहां पे क्या करें आप, एब्सोल्यूट इंडिकेशन जो हैं उन्हें याद कर लें। जो मैं बताने वाला हूं उन्हें याद कर लें। उनके अलावा कोई और इंडिकेशन आया, ऑटोमेटिकली रिलेटिव में चला जाएगा। तो ये बात करते हैं कि कौन कौन सी कंडीशन है जहां पर हमारे और फीमेल के पास ऑप्शन ही नहीं है कुछ और डिलीवरी मोड अपनाने का, केवल सिजेरियन ही करना पड़ता है। तो वो नाम है नंबर 1, कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस। कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस, जहां पे पेल्विक डायमीटर छोटे हो जाते हैं। जैसा कि अपन जानते हैं, नॉर्मल लेबर में फीटस की डिलीवरी पेल्विस के अंदर ही होती है, और जब पेल्विस नैरो हो, कॉन्ट्रैक्टेड हो, तो वो फीटस को अंदर अलाउ ही नहीं करेगा। जब अंदर आने ही नहीं देगा तो नॉर्मल लेबर का चांस खत्म हो जाता है। इसी कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस का दूसरा नाम है सीपीडी, सेफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन। बच्चे के सर के आकार की तुलना में पेल्विस का साइज कम रह जाना, एक बात। नंबर 2, जिस रास्ते से नॉर्मल डिलीवरी होती है, बर्थ कैनाल शामिल है, यूट्रस, सर्विक्स, वजाइना। उस बर्थ कैनाल में किसी प्रकार का इंफेक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन या अपने पास में कैंसर वाली कंडीशन हो, बर्थ कैनाल में किसी प्रकार का इंफेक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन या मैलिग्नेंसी वाली कंडीशन हो, तो भी नॉर्मल लेबर नहीं करते हैं, क्योंकि फीटस के साथ में वो इंफेक्शन या वो मैलिग्नेंसी होल बॉडी में स्प्रेड हो सकती है।
ये सेकंड वन थिंग। नेक्स्ट, बहुत बार हमने आपको पढ़ाया और एक बात को सिखाया कि किसी भी फलानी महिला की डिलीवरी नॉर्मल होगी या ऑपरेशन से, ये डिसाइड करता है कौन? फीटल हार्ट रेट। यदि हार्ट रेट नॉर्मल रेंज में है तो डिलीवरी नॉर्मल, और यदि फीटल डिस्ट्रेस है तो डिलीवरी सिजेरियन से की जाती है। 3 इंडिकेशन। लास्ट वन, जितनी भी बीमारी आपको पढ़ाई गई है सामने ओबीजी में, उन सब का सीवियर रूप, हर बीमारी में जो सीवियर कंडीशन है वो, तो ये सारे नाम जो मैंने बोले एब्सोल्यूट में आएंगे। नंबर 1 कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस, दूसरा नाम सेफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन, सेकंड वन रास्ते में बर्थ कैनाल में इंफेक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन, मैलिग्नेंसी, नेक्स्ट वन फीटल डिस्ट्रेस, एंड लास्ट वन हर बीमारी का सीवियर रूप। इन्हें छोड़कर बचे कुछ सारे रिलेटिव में जाएंगे। एब्सोल्यूट में कौन से आएंगे वही आप याद करके जाएंगे। तो लिख देता हूं बोर्ड पर, जिन नामों का अपन ने उच्चारण किया उन सभी को एब्सोल्यूट में आपने सबसे पहले बोला कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस, और कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस का दूसरा नाम आप लोगों ने दिया सीपीडी। बात करी हमने बर्थ कैनाल की, जहां से बच्चा डिलीवर होने वाला है, नाम बर्थ कैनाल, और उसमें किसी भी प्रकार का क्या हो गया हो, इंफेक्शन, या किसी भी प्रकार की क्या आ गई हो, ऑब्स्ट्रक्शन, या वहां पर पाई जा रही हो मैलिग्नेंसी। नेक्स्ट वन अपन ने देखा मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर फीटल डिस्ट्रेस। नेक्स्ट वन अपन बढ़े आगे सीवियर डिजीज। तो मैंने आपको कहा कि सिर्फ आप लोग याद करके जाएं एब्सोल्यूट इंडिकेशन। ये सब आपको ऑप्शन में दिखे तो एब्सोल्यूट है, इनके अलावा बचा कुचा सारा कहां चला जाएगा? रिलेटिव में। एब्सोल्यूट वाले याद करने हैं। कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस सीपीडी, बर्थ कैनाल इंफेक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन, मैलिग्नेंसी, फीटल में डिस्ट्रेस, और हर बीमारी का सीवियर रूप। अब बात करें रिलेटिव में तो बहुत सारे हैं। हर बीमारी का माइल्ड रूप, और बात कर लें पॉलीहाइड्रामनियोस, मल्टीपल प्रेगनेंसी, डायबिटिक प्रेगनेंसी, माल प्रेजेंटेशन, ये सारी जो चीजें हैं गड़बड़ वाली हैं। माल प्रेजेंटेशन है, बच्चा उल्टा आ रहा है, गड़बड़ हो गई। डायबिटिक है, नॉर्मल नहीं है, ज्यादा मोटी है, गड़बड़ हो गई। मल्टीपल प्रेगनेंसी है, एक नहीं दो दो बच्चे हैं, गड़बड़ हो गई। माइल्ड प्रीएक्लेम्सी है, हाइपरटेंशन, गड़बड़ हो गई। पर इन सभी डिजीज कंडीशन में 100% सिजेरियन होगा क्या? नहीं, वो सब कहां जाएंगी? रिलेटिव में। तो रिलेटिव में भी 2-4 एग्जाम्पल आपको मैं पुटअप करना चाहूं तो बड़ा इजीली आप मेंशन कर सकते हो। आपने लिख दिया एग्जाम्पल मल्टीपल प्रेगनेंसी का, हमने पढ़ा है। एग्जाम्पल लिख दीजिए डायबिटिक प्रेगनेंसी का, एग्जाम्पल लिख दीजिए पॉलीहाइड्रामनियोस का, या एग्जाम्पल लिख दो किसी भी प्रकार के माल प्रेजेंटेशन का। और जैसा कि मैंने बताया सिजेरियन में कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट एमसीक्यू जनरेशन इंडिकेशन से 100% होता है। एग्जाम्पल के लिए मैं बनाऊं, आप जवाब देना। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी ए एब्सोल्यूट इंडिकेशन ऑफ सिजेरियन? विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी ए एब्सोल्यूट इंडिकेशन ऑफ सिजेरियन? नंबर 1 प्राइमी पैरा विथ ब्रीच प्रेजेंटेशन, सेकंड वैजाइनल कार्सिनोमा, थर्ड वन मल्टीपल गैस्ट्रेशन, नंबर 4 एक्यूट पॉलीहाइड्रामनियोस। अब देखो, पढ़ करके जाओगे तो ही परीक्षा में ऐसे सारे मनगढ़ंत सवाल के जवाब दे पाओगे। यहां 4 ऑप्शन में आपने देखा, चारों डराने वाली कंडीशन थी। वहां पे आपने देखा प्राइमी ब्रीच है, पहली बार डिलीवरी है और उल्टा बच्चा है। वेजाइनल कैंसर, ये कैसा नाम आ गया। आगे पढ़ा आपने और कंडीशन वर्स बनाई मैंने, मल्टीपल गैस्ट्रेशन, 2-2 बच्चे हैं। यहां पर ने बोला एक्यूट पॉलीहाइड्रामनियोस। तो भले ही कितने डराने वाले नाम आ जाएं, एब्सोल्यूट इंडिकेशन आपको ढूंढना है। वहां पर एब्सोल्यूट इंडिकेशन क्या होगा? वेजाइनल कैंसर, क्योंकि वेजाइना वर्क एज ए बर्थ कैनाल
और बर्थ कैनाल में मैलिग्नेंसी जब आती है तो वो एब्सोल्यूट इंडिकेशन बन जाती है। तो पढ़ने के बाद ही आपको चीजें सरल लगेगी, इसलिए ईमानदार रहें। चलिए इससे आगे बढ़ें। ये चीज दोबारा काम आएगी आज के लेक्चर में कुछ देर बाद, तब तक उसे सरप्राइज रखते हैं, आगे बढ़ते हैं। सिजेरियन में जब आगे बढ़ते हैं तो बात चलती है अपने पास इस सेगमेंट की, नाम लिखा हुआ है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में अपन ने सिंपली इसको 2-3 तरीके से पैटर्न बना रखे हैं। नंबर 1, कब करना है। नंबर 2, कहां करना है। नंबर 3, कैसे करना है। इस बेस पे अलग अलग चीजें हैं। इन्हें साइंटिफिकली लैंग्वेज में बोलना शुरू करूं तो नंबर 1, कब करना है, टाइमिंग। टाइमिंग के बेस पे क्लासिफिकेशन। कहां करना है, यूटेराइन अपर सेगमेंट या लोअर सेगमेंट। कैसे करना है, इंसिजन, लॉन्गिट्यूडिनल या ट्रांसफर। इस प्रकार से 3 लैंग्वेज आती है और क्लासिफिकेशन निकल के आता है। नंबर 1 आते हैं अपन टाइमिंग वाली बात पे, अकॉर्डिंग टू टाइमिंग। अब टाइमिंग वाली बात क्या चल रही है, तो नंबर 1 ये होता है कि एक तो ये होता है कि हम पहले से मानस बना लें, प्री प्लान कर लें कि हमें सिजेरियन करवाना है। उसे बोलते हैं इलेक्टिव। इलेक्टिव का सिंपल सा सेंस है इलेक्शन से, चुनाव जो अपन खुद करते हैं। तो वहां पर डॉक्टर ने ऐसा आपको एक्सप्लेन किया, मदर ने अपनी विश को ऐसा एक्सप्लेन किया कि डिसाइड हुआ कि यह डिलीवरी सिजेरियन ही होगी। एग्जाम्पल एचआईवी। एचआईवी के अंदर जो ट्रांसमिशन के चांसेस होते हैं काफी ज्यादा हो सकते हैं नॉर्मल में, इसीलिए वहां पे प्रेफरेबल क्या हो गया अपने पास में, सिजेरियन। पहले से प्लान कर लिया। एक शर्त होती है इसमें कि आपने जो पहले से प्लान किया है उसकी इंफॉर्मेशन कम से कम 2 वीक पहले पेरेंट्स के द्वारा डॉक्टर को या डॉक्टर के द्वारा पेरेंट्स को दे दी जानी चाहिए। एक डॉक्टर ने अपने पेशेंट को रेगुलरली 9 मंथ विजिट किया और डिसाइड कर लिया कि इसकी डिलीवरी सिजेरियन करवानी है, तो यह इंफॉर्मेशन मदर को कम से कम 2 वीक पहले दे दें। या एक प्रेग्नेंट फीमेल ने अपनी भाइयों से बातचीत करके डिसाइड कर लिया कि मुझे पेट कटवाना है, तो वो इंफॉर्मेशन डॉक्टर को 2 वीक पहले दे दे। ये पहले पता लगा लेने वाला काम कहलाता है इलेक्टिव। नंबर 2, एमरजेंट। एमरजेंट नाम में ही मीनिंग छुपा है, जहां कोई प्री प्लानिंग नहीं होती, अचानक से काम होता है। कहने का मतलब नॉर्मल डिलीवरी के लिए तैयार थे, नॉर्मल लेबर के लिए ही आए थे, बट सर्कमस्टांसेस ऐसी बनी, अचानक कोई कंडीशन आई कि तुरंत डिसीजन बदलना पड़ा और सिजेरियन करना पड़ा। यह कहलाता है एमरजेंट, जिसका डिसीजन आधे घंटे के अंदर लिया जाता है। तो आते हैं क्लासिफिकेशन में 3 बेस होते हैं, 1 बाय 1 अपन उन्हें पढ़ेंगे। नंबर 1 जो मैंने आपको बोला उसमें आपने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू टाइमिंग। और टाइमिंग के बेस पे आपको कितने रिजल्ट मिल गए, टाइमिंग के बेस पे 2 रिजल्ट मिल गए। और वो 2 रिजल्ट कौन कौन से हैं, पहले चुनाव कर लिया तो इलेक्टिव, इमरजेंसी में आनन फानन में काम किया तो एमरजेंट। वहां पर क्या बताया मैंने आपको, जो इलेक्टिव वाली इंफॉर्मेशन है वो आपको कम से कम कब दे देनी है, 2 वीक बिफोर। जो आपकी डिलीवरी डेट है उसके 2 वीक पहले दे दें। इसका एग्जाम्पल है जैसा अपन देखते हैं एचआईवी में, एमरजेंट जो है उसका डिसीजन कितनी देर के अंदर लिया जाता है, तो वो नाम आ जाता है 30 मिनट्स के अंदर। ये जनरल सी इंफॉर्मेशन। सेकंड वन जो क्लासिफिकेशन का बेसिस बनाएंगे उसका नाम रखेंगे अपन कहां रखना है, तो अकॉर्डिंग टू यूटेराइन सेगमेंट। यूट्रस के सेगमेंट की बात करें तो एनाटॉमी के हिसाब से याद करें कि यूट्रस में जो फंडस वाला एरिया होता है वो अपर सेगमेंट, जो सर्विक्स वाला एरिया होता है वो लोअर सेगमेंट, जनरल बात। अब कौन सा सेगमेंट इन्वॉल्व है उसके बेस पे क्लासिफिकेशन सिंपल है, या तो अपर होगा या लोअर होगा, 2 नाम।
इनके नए नाम हैं क्लासिकल और मॉडर्न। क्लासिकल मतलब ओल्ड टाइम में, ट्रेडिशनली पुराने समय में जो इंसिजन यूज किया जाता था, वो अपर सेगमेंट में लगाया जाता था। अपर सेगमेंट में लगाते थे, नाम होता था USCS, अपर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन, पहले के जमाने में ट्रेडिशनल। प्रेजेंट में जो इंसिजन है वो यूट्रस के लोअर सेगमेंट में लगाते हैं, नाम आ जाता है LSCS, लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन। यहां से जनरल MCQ बनता है और वह MCQ बहुत सरल है, इसलिए उम्मीद कि आप भी उसे सरलता से याद रख पाएंगे कि अपने पास दो इंसिजन के नाम आते हैं अकॉर्डिंग टू सेगमेंट टाइमिंग बता रखा है। एक आप बोल रहे हैं USCS और एक नाम दे दिया LSCS। बड़ी जो मेजर बात बतानी है वो ये USCS है, ये ओल्ड टाइम वाला है, इसे बोलते हैं अपन क्लासिकल। और जो LSCS है वो जो अपने पास इंसिजन है वो लेटेस्ट वाला है, नाम देते हैं मॉडर्न। यहां से स्मॉल MCQ कई बार बना है, तो जहां बना है वहां पे ये हरा मार्कर क्वेश्चन बनके दिखा है कि अपने पास USCS और LSCS जो दो नाम आते हैं उनमें मॉडर्न और क्लासिकल हेडिंग से एग्जामिनर क्वेश्चन पुटअप करता है। यहां कुछ बेनिफिट्स भी बताए गए हैं कि क्यों हमने ओल्ड फैशन USCS को ड्रॉप करके लेटेस्ट ट्रेंड LSCS को अडॉप्ट किया है। मल्टीपल कारण है। एग्जाम्पल के लिए हम जानते हैं कि यूट्रस में मैक्सिमम ब्लड सप्लाई फंडस वाले एरिया में अपर सेगमेंट में होती है, तो लोअर सेगमेंट में इंसिजन लगाएंगे तो ब्लड लॉस से बच पाएंगे। इसके अलावा बात करें ऊपर साइड में, अपर सेगमेंट में ज्यादा ब्लड लॉस होने से बड़ा वुंड बनने के चांस रहते हैं और लोअर सेगमेंट में लेस चांस रहते हैं। फिजिकल अपीयरेंस की बात भी करें तो लोअर सेगमेंट वाला एरिया होता है वो जनरली क्लॉथिंग से कवर रहता है, अपर सेगमेंट में होगा तो विजुअल डिस्टरबेंस आ जाती है। तो मल्टीपल फैक्टर्स हैं कि क्यों LSCS प्रेफरेबल बन गया है। अब बात करते हैं नंबर 3। नंबर 3 के अंदर जो अपने पास क्लासिफिकेशन का बेसिस रखा गया वो नंबर 3 था अकॉर्डिंग टू इंसिजन। अब उस इंसिजन की बात करते हैं अपन डिटेल में। हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन करने के 3 आधार हैं। नंबर 1 कब करना था, टाइमिंग, कहां करना था, सेगमेंट, कैसे करना है इंसिजन। इंसिजन देखिए साथियों 2 प्रकार के होते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल। लॉन्गिट्यूडिनल, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल पढ़ते हैं इसको, पर इनकी खास बात मैं अभी आपको बताऊं। ये जो USCS पुराने जमाने वाला था, तो इस पुराने जमाने में जो मैक्सिमम वैरायटी यूज होती थी वो अपने पास इंसिजन लगता था लॉन्गिट्यूडिनल वाला। और आजकल जो ट्रेंड में है, मॉडर्न है, इसमें इंसिजन लगता है ट्रांसवर्स वाला। इंसिजन 2 होते हैं, क्लासिकल के अंदर कॉमनली लॉन्गिट्यूडिनल और एट प्रेजेंट में मेनली कौन सा, ट्रांसवर्स यूज करते हैं। कैसे करते हैं उसे देखते हैं अपन। 2 इंसिजन जिसका पिक्चराइजेशन अवेलेबल है, शर्तों को देखते जाइए, अपने पास बात चलेगी। ये जो इंसिजन है इस डायग्राम में, ये ट्रांसवर्स है। ट्रांसवर्स इंसिजन की शर्त क्या होती है? इसकी एक ही शर्त है कि ये इंसिजन लगाया जाता है प्यूबिस के 3 सेंटीमीटर ऊपर। ये इसकी शर्त है। ट्रांसवर्स इंसिजन जो लेटेस्ट मॉडर्न LSCS में यूज होता है उसे कहा गया कि लगाया कहा जाता है प्यूबिस से 3 सेंटीमीटर ऊपर। सेकंड वन जो हमारे पास लॉन्गिट्यूडिनल इंसिजन है, लॉन्गिट्यूडिनल। अब इस इंसिजन में 2 क्वालिटी वाली बातें हैं, उन्हें गौर से सुनना। पहली बात, ये टोटल जो इंसिजन की लेंथ होगी
पूरी यहां से लेकर के यहां तक ये लंबाई 15 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं हो सकती। लॉन्गिट्यूडिनल इंसिजन जब भी लगाएं, जब भी काटें, 15 सेंटीमीटर से ज्यादा ना काटें। तो मैक्सिमम लेंथ 15। अब ये 15 जो मैक्सिमम लेंथ रखते हो उसका डिवीजन भी कैसे करा कि अम्बलाइकस से 5 सेंटीमीटर नीचे तक का एरिया भी इन्वॉल्व होना चाहिए। एग्जाम्पल, माना कि ये पूरा 15 सेंटीमीटर है तो मुझे यहां पे बनानी पड़ेगी अम्बलाइकस। अम्बलाइकस बनाते डिवीजन कैसे हुआ, यहां से यहां तक 5 सेंटीमीटर और ऑटोमेटिकली बचा हुआ 10 सेंटीमीटर, क्योंकि पूरा का पूरा है 15 सेंटीमीटर। यह शर्त है लॉन्गिट्यूडिनल इंसिजन की। तो बात कर रहे हैं अपन सिजेरियन सेक्शन के क्लासिफिकेशन में इंसिजन क्वालिटी के बारे में। नंबर 1 बात करी किस किस प्रकार से कटेगा, ऐसे आधा लॉन्गिट्यूडिनल, वर्टिकल या तिरछा, इस प्रकार से हॉरिजॉन्टल। तो बात वहां भी निकल के अपने पास आई, जो हॉरिजॉन्टल्स है, ट्रांसवर्स इंसिजन है, वो प्यूबिस के 3 सेंटीमीटर पर लगाना है, और जो लॉन्गिट्यूडिनल है 15 से कम लगाना है, पर उसमें भी शर्त है अम्बलाइकस के 5 सेंटीमीटर नीचे। अब इंटरेस्टिंग चीज आपसे मैं पूछूं, कॉमनली दोनों में से कौन सा यूज लिया जाता है? तो जैसा मैंने बताया, एट प्रेजेंट टाइम कॉमनली लेते हैं अपन यूज LSCS, और LSCS में यूज होता है अपने पास में इंसिजन ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स इंसिजन लगाते हैं प्यूबिस के 3 सेंटीमीटर ऊपर। और जिस साइंटिस्ट ने इन इंसिजन को डायग्नोस किया था, ट्रांसवर्स वाले को, लेटेस्ट वाले को, वो नाम से सवाल पूछा जाता है, ये रहा वो अपने पास पफेनल स्टील। सामने बोर्ड पे मैंने जैसे बंद किया है, पफेनल स्टील, ये बताता है अपने ट्रांसवर्स इंसिजन को। और क्योंकि ये चीज लेटेस्ट ट्रेंड में चल रही है, तो ये अपने पास क्वेश्चन बना करके लाती है कि व्हाट इज द नेम ऑफ सिजेरियन सेक्शन इंसिजन। सो द नेम इज गिवन अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट, एंड द साइंटिस्ट नेम इज पफेनल स्टील। तो ये सारी इंफॉर्मेशन अबाउट क्लासिफिकेशन। आगे बढ़ते हैं। आगे जब बढ़ते हैं तो सिर्फ हमारे पास सिंपल सा प्रोसीजर बचता है। तो सिजेरियन सेक्शन भी एक रूटीन सर्जिकल प्रोसीजर की तरह ही है, जहां 3 सेगमेंट होते हैं, प्री ऑपरेटिव, इंट्रा ऑपरेटिव, पोस्ट ऑपरेटिव। तो आइए इसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग बात करेंगे। कोई सवाल होगा तो मुलाकात ज्यादा करेंगे। आते हैं फर्स्ट सेगमेंट में, प्री ऑपरेटिव। तो प्री ऑपरेटिव में नथिंग मच इंफॉर्मेशन, जस्ट बेसिक इंफॉर्मेशन। प्री ऑपरेटिव में क्या क्या करते हैं? एनबीएम रखते हैं, IVRT रखते हैं, बावल केयर, ब्लैडर केयर, पेरिनियल केयर, एनेस्थीसिया इंफॉर्मेशन, कंसेंट इंफॉर्मेशन। तो सारे बेसिक जो चीजें होती हैं वो दी जाती है। एम्प्टी स्टमक एनबीएम रखा है, तो एम्प्टी स्टमक में यदि एसिडिटी हो जाए तो एंटासिड देते हैं। तो ये सारे बेसिक जो चीज बोल रहा हूं मैं, एनबीएम रखना, IVRT देना, बावल केयर, ब्लैडर केयर, पेरिनियल केयर, कैथेटराइजेशन, इन्फॉर्म कंसेंट, एनेस्थीसिया एक्सप्लेनेशन, एंटासिड टैबलेट्स, ये सारी चीजें प्री ऑपरेटिव का सेगमेंट है। कोई बड़ा एमसीक्यू नहीं है, जनरल पॉइंट्स हैं तो उन्हें ड्रॉ कर देता हूं। एमसीक्यू बनेगा तो खुद मैं चिल्ला के बता दूंगा आपको। तो प्री ऑपरेटिव में जनरली पेशेंट शुड बी ऑन एनबीएम, मेंटेनेंस बाय IVRT, केयर आपने बावल, ब्लैडर, पेरिनियल, दिस वन केयर। इसके अलावा आपने किसके बारे में इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करनी है? कंसेंट के बारे में। किसके बारे में समझाना है? एनेस्थीसिया के बारे में। एम्प्टी स्टमक गुड़गुड़ ना हो जाए तो एंटासिड्स देनी है। ये सारी चीजें। अब यहीं पर एमसीक्यू क्वालिटी वाली बात जो आती है उसको लेकर हम डिस्कस करते हैं कि प्री ऑपरेटिव में जो ये इंटरवेंशन किए गए, खाली पेट जो रखा जाता है एनबीएम, उसका पर्पस तो बड़ा सिंपल सा है। प्री सर्जिकल प्रोसीजर में पेशेंट्स को जो एम्प्टी स्टमक रखा जाता है, एनबीएम रखा जाता है, रिक्वायरमेंट जो आईवी से पूरी की जाती है वो इसीलिए कि जब पेशेंट
ड्यूरिंग द प्रोसीजर एनेस्थेटिक इफेक्ट में रहेगा। तो बेहोशी के चक्कर में यदि आपका स्टमक एम्प्टी नहीं हुआ तो गैस्ट्रिक कंटेंट को वो एस्पिरेट कर सकता है। खाने की चीज स्टमक में और गैसियस एक्सचेंज वाली चीजें लंग्स में ट्रांसफर होनी चाहिए, क्योंकि हमारी सांस की नली और खाने की नली लगभग आगे पीछे होती हैं। तो वहां पर यह डर है हमें कि ड्यूरिंग सर्जरी बेहोशी की हालत में यदि मरीज ने खाने का सामान यदि फेफड़े में पहुंचा दिया, रिस्क ऑफ एस्पायरेशन से बचने के लिए पेशेंट का स्टेटस क्या रखा जाता है? एनबीएम। क्वेश्चनिंग वाली बात यह है कि आप कह रहे थे रिस्क ऑफ एस्पिरेशन, मैं बोलता हूं यदि एस्पिरेशन हो गया, यदि एस्पिरेशन कर लिया, यदि पेशेंट को आपने स्ट्रिक्टली एनबीएम नहीं रखा, आपने मॉनिटर नहीं किया, आपको पता नहीं चला, आपकी गैर हाजिरी में पेशेंट चाय बिस्किट खा करके आ गया, और यदि एस्पिरेट कर लिया, जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया, वो कंडीशन कहलाती है हमारे पास मेंडलसन सिंड्रोम। सामने बोर्ड पे अवेलेबल मेंडलसन सिंड्रोम है। समरी में सिर्फ एक लाइन बतानी है इसके बारे में, और वो ये कि जब भी कभी कोई इंडिविजुअल या पेशेंट सर्जरी के दौरान एनेस्थेटिक इफेक्ट के चलते गैस्ट्रिक कंटेंट को एस्पिरेट करके पल्मोनरी ट्रैक्ट में लंग्स तक ले जाए तो वो नाम मेंडलसन सिंड्रोम कहलाता है, और इसी को एस्पायरेटेड न्यूमोनाइटिस भी बोलते हैं, क्योंकि जो फूड मटेरियल लंग्स में जाएगा वहां इंफ्लामेटरी डैमेज करके रिएक्शन दिखाएगा एस्पिरेटेड न्यूमोनाइटिस, जिसका प्रेजेंटेशन बहुत बड़ा हो सकता है कि मेंडल सिंड्रोम के अंदर जब एनेस्थेटिक इफेक्ट में पेशेंट ने स्वेलो कर लिया तो वहां पे धीरे धीरे उसको साइनोसिस, डिस्निया, पल्मोनरी साउंड अलग प्रकार के, रोंकाई अलग साउंड का, एबीजी वैल्यू कम हो जाना, ब्लड प्रेशर ज्यादा बढ़ जाना, पल्मोनरी एडिमा, मतलब मल्टीपल सिम्टम्स फेस करने पड़ सकते हैं। और क्योंकि मल्टीपल सिम्टम्स हैं, दैट्स व्हाई इट नोन एज मेंडलसन सिंड्रोम। बात करते हैं प्री ऑपरेटिव के बाद में इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इंट्रा ऑपरेटिव। तो इंट्रा ऑपरेटिव में कुछ बेसिक सी चीजें हैं, वो ध्यान रखें। शानदार एमसीक्यू बनते हैं, थोड़ा कॉन्फिडेंस है क्योंकि आपको पहले बताया हुआ है। जैसा नंबर 1, व्हाट इज द आइडियल पोजीशन ऑफ मदर ड्यूरिंग द सिजेरियन। सिजेरियन में आइडियल पोजीशन क्या होती है? तो नॉर्मल लेबर में आपको बता दिया था सिजेरियन की पोजीशन ट्रांसवर्सली सेम होती थी, सुपाइन विथ एलिवेशन। सुपाइन विथ एलिवेशन, एलिवेशन कहां से करना है? बटक्स वाले एरिया से। कितना करना है? 15 डिग्री। किससे करना है? पिलो की मदद से। तो यहां पे इंट्रा ऑपरेटिव सर्जरी जो परफॉर्म कर रहे हैं उसमें फर्स्ट लाइन हमारे पास जो बन के आती है वो ये आइडियल पोजीशन। और आइडियल पोजीशन अपने पास कौन सी बता रखी है? सुपाइन विथ टिल्ट। नॉर्मल लेबर में बताई थी टिल्ट कितना करना है? 15 डिग्री। कहां से करना है? बटक से। किससे करना है? पिलो की मदद से। यह अपने पास पहला एमसीक्यू लेके आया है इंट्राऑपरेटिव केयर का सेगमेंट। अब अगली चीज, इंसीजन की बात करें तो दो चीजें, सिलेक्शन ऑफ इंसीजन की ट्रांसवर्स लगाना है या लॉन्गिट्यूडिनल, अपर सेगमेंट में लगाना है या लोअर में। उसके बाद बताऊं मैं एक बात, यहां जो इंसीजन है वो कल के प्रीवियस लेक्चर में जो आपको एपिसियोटॉमी में बताया था उसी प्रकार का है। मीनिंग यहां वाला इंसीजन भी एपिसियोटॉमी की तरह डीप होगा, ट्रिपल लेयर वाला होगा। ट्रिपल लेयर का मतलब स्किन, मसल, म्यूकोसा, और सेम सूचरिंग भी कैसे होगी? ट्रिपल लेयर। सूचर भी कैसे लगेंगे? नॉन एब्जॉर्बेबल और एब्जॉर्बेबल। तो इंसीजन का जो पूरा नेचर है एपिसियोटॉमी के इक्वल है। तो यहां मेंशन करते हैं अपन नेक्स्ट वन इंटरवेंशन को। क्या करा अपन ने? सिलेक्शन ऑफ इंसीजन। और इंसीजन अपने पास
एपिसियोटॉमी के समान कौन सा है? ट्रिपल लेयर। बेसिक इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट वन, अगला एमसीक्यू इस एस्पेक्ट से वो ये, जैसे ही इंसिजन प्लॉट करते हैं, चाहे वो अपने पास ट्रांसवर्स वैरायटी हो या लॉन्गिट्यूडिनल, एक क्वेश्चन है कि इंसिजन लगाने के बाद कितने टाइम ड्यूरेशन में फीटस डिलीवर करके बाहर निकालना है। अब देखिए दोस्तों, यहां पे मैकेनिज्म ऑफ लेबर तो है नहीं, जहां पे सारी कार्डिनल मूवमेंट्स को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके टाइम कंज्यूम किया जाएगा। सिंपल सा ऑपरेटिव प्रोसीजर है जहां पे इंसिजन लगते ही इमीडिएट वर्क कंप्लीट किया जाता है। तो आइडियल ड्यूरेशन है उसकी 90 सेकेंड, 90 सेकेंड, 1.5 मिनट। एक आइडियल ड्यूरेशन कि इंसिजन लगाने के बाद 90 सेकेंड में बच्चा डिलीवर करके आपको बाहर निकालना है। और ये अपने पास एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू स्ट्रांग है। तो फिर क्वेश्चन मार्क के साथ लैंग्वेज आपके सामने कि 90 सेकेंड इज आइडियल ड्यूरेशन ऑफ डिलीवरी। नेक्स्ट वन सेगमेंट, जब इंसिजन लगाते हैं एब्डोमिनल मसल्स पे, तो उन एब्डोमिनल मसल्स को रिट्रैक्ट करके, खींच करके, अलग करके, दूर करके ही फिटस डिलीवर करवाया जाता है। तो सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट बेसिक अपने पास होता है फंडामेंटल के अंदर, जो यहां पे एब्डोमिनल मसल्स को दूर करने का काम कर रहा है, कहलाता है रिट्रैक्टर। और ऐसा स्पेसिफिक रिट्रैक्टर जो सिजेरियन डिलीवरी में हेल्प करता है, नाम है उसका डोएन रिट्रैक्टर। तो यहां पे इस लाइन से भी अपने पास एमसीक्यू बन सकता है कि सिजेरियन में कौन सा रिट्रैक्टर यूज होता है। तो लाइन आ जाएगी डॉयंस रिट्रैक्टर। सो इंट्रा ऑपरेटिव पीरियड्स के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइटल लाइंस हैं, सामने बोर्ड पे आपको उन्हें अवेलेबल करवाया गया है। इन सब लाइनर्स के अंदर आप देख सकते हैं बैक टू बैक। नंबर 1 आइडियल पोजीशन बताई गई, सुपाइन विथ एलिवेशन। इंसिजन सिलेक्शन करना है आपको, कॉमन होगा एपिसियोटॉमी की तरह। 90 सेकेंड एक आइडियल ड्यूरेशन है फिटस डिलीवरी की। और मसल्स को रिट्रैक्ट करने के लिए स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट डॉयन रिट्रैक्टर यूज किया जाता है। इस सेगमेंट के बाद फिनिश करते हैं इसे एक सर्जिकल प्रोग्राम मानते हुए पोस्ट ऑपरेटिव केयर देके। तो पोस्ट ऑपरेटिव केयर के अंदर जो लाइनें हैं टू द पॉइंट स्पेसिफिक हैं। 2 लाइनें कल वाली। नंबर 1, कोई से भी डिलीवरी हो, चाहे नॉर्मल, एपिसियोटॉमी या सिजेरियन, एम्बुलेशन के लिए बोलते हैं 24 घंटे बाद। टाके जो कटते हैं 5 से 6 दिन के बाद। यही चीज यहां पर भी सेम अपने को बोलनी है। इसके बाद जो जनरल सी बातें हैं वो ये, पहले दिन मदर रहती है आईवी लाइन पे, नेक्स्ट डे, सेकेंड डे ओरल लिक्विड अलाउ करते हैं गैग रिफ्लेक्स आने के बाद। आफ्टर दैट सेकेंड थर्ड डे ओरल सेमी सॉलिड डाइट अलाउ करते हैं बावल साउंड आने के बाद। तो जनरल सा पोर्शन है यहां पर जो बताना है वो इंपॉर्टेंट है पोर्शन, लेकिन अपन ने इसका रिवीजन एपिसियोटॉमी सेगमेंट में किया था, इसीलिए अभी अपने को वो लाइट लग रहा है। नहीं तो इंडिविजुअल तौर पे ये अपने सवाल रखता है कि 24 घंटे बाद एम्बुलेशन और 6-7 दिन बाद स्टिच का रिमूवल। तो इन 3-4 लाइनों को लिखता हूं मैं बोर्ड पे सामने। क्या क्या इंफॉर्मेशन दी गई आपको? नंबर 1 एम्बुलेशन, चलना फिरना कब है या इंस्ट्रक्शन उसके लिए कितनी देर बाद देते हैं? एपिसियोटॉमी से सीख करके आए हैं 24 घंटे बाद। सेकंड 1 स्टिच रिमूवल, चाहे एपिसियोटॉमी के हों या सिजेरियन के हों, उनके लिए सेम ही बात चलती है, 5th to 6th डे। नेक्स्ट 1 बड़ा सिंपल सा है कि जो फर्स्ट डे है पेशेंट रहता है आईवी लाइन पे, जो सेकंड डे है उसे अलाउ करा जाता है ओरल लिक्विड, और नेक्स्ट जो डेज हैं उनमें अलाउ करी जाती है पेशेंट को सेमी सॉलिड डाइट। और ये सब अलाउ होता है बॉडी में प्रॉपर रिफ्लेक्स आने के बाद। अब यहां पे एक टर्म है पेरीमॉर्टल सिजेरियन। पेरीमॉर्टल सिजेरियन वो ये बताता है कि सिजेरियन का जो आपने कंप्लीट प्रोग्राम देखा, प्री ऑपरेटिव, इंट्रा ऑपरेटिव, पोस्ट ऑपरेटिव,
इन तीनों टाइम ड्यूरेशन में किसी भी समय यदि कॉम्प्लिकेशन के चलते मैटरनल डेथ हो जाए तो वो कहलाता है ऐसा सिजेरियन जिसने मां को मार दिया, ऐसा सिजेरियन जिसने मां को मार दिया, और टर्म बन जाती है अपने पास में पेरीमॉर्टल सिजेरियन। तो यहां पे उसे मेंशन कर देता हूं, आपसे टर्मिनोलॉजी में कभी पूछ ले तो आपको याद रहे कि हां कभी ना कभी हमें इसे पढ़ाया गया था। पेरीमॉर्टल सिजेरियन का मतलब है मैटरनल डेथ ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सिजेरियन। सो this is the whole information regarding our first surgery of today lecture, the name as cesarean section। जहां आपने देखा इसका पहला सवाल इंडिकेशन से, इंडिकेशन में आपको याद करना था, मैंने बोला कि याद करेंगे आप लोग एब्सोल्यूट इंडिकेशन, उनके अलावा जो बच गया सारा कहा जाता है रिलेटिव इंडिकेशन से। नेक्स्ट वन क्लासिफिकेशन, बड़ा सिंपल सा, कब करना है इलेक्टिव अर्जेंट, कहां करना है यूएससीएस एलएससीएस, कैसे करना है ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडिनल। आफ्टर दैट प्रोसीजर प्री ऑपरेटिव जनरल इंटरवेंशन बट मोस्ट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग मेंडलसन सिंड्रोम। इंटरऑपरेटिव में हर लाइन एमसीक्यू लेके आती है, डिलीवरी कितनी देर में 90 सेकंड के अंदर, आइडियल पोजीशन कौन से सुपाइन विथ एलिवेशन। पोस्ट ऑपरेटिव के अंदर वही बेसिक इंटरवेंशन जो आपने एपिसियोटोमी वाले एरिया में यूज लिए थे। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास सिजेरियन के रिगार्डिंग थी। अब बढ़ते हैं आगे आज के लेक्चर में अगली चीज के बारे में जानकारी लेने, जो है हमारे पास इंडक्शन ऑफ लेबर। इंडक्शन ऑफ लेबर एक प्रोसीजर जो एक थेरेपी के तौर पे, ट्रीटमेंट मॉडलिटी के तौर पे हमारे सब्जेक्ट में यूज लिया जाता है। शब्द का मतलब क्या है, बड़ा फोकस करना है। सिजेरियन था पीछे, वहां बच्चा एब्डोमिनल इंसीजन से डिलीवर हो रहा था क्योंकि बर्थ कैनाल में शायद कोई प्रॉब्लम थी। यहां पे लेबर करवाना है, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट है कि लेबर ही करवाना है, सिजेरियन नहीं करवाना। बर्थ कैनाल से बच्चा निकालना है नॉर्मल रास्ते से। फर्क यह है अपने आप नहीं निकल रहा, हम उसे डिलीवर करवा रहे हैं। इंडक्शन ऑफ लेबर। स्वागत करते हैं इस नए टॉपिक का, इसमें इन्वॉल्व होने वाली इन शब्दावलियों के साथ। बड़ा इंटरेस्टिंग पोर्शन है और लास्ट लाइन के आते आते आपको ये हरे मार्कर वाला क्वेश्चन मार्क दिख ही जाएगा। आइए बात करना शुरू करते हैं। जितनी लाइनें सामने बोर्ड पर अवेलेबल है उनके रिगार्डिंग वन बाय वन। सबसे पहला इंडक्शन ऑगमेंटेशन, दो शब्द हैं। इंडक्शन ऑगमेंटेशन बड़े सिंपल सी लाइन है। एक का मतलब होता है स्टार्ट करना और दूसरे का बढ़ावा देना। बहुत सारे एग्जाम्पल है इनके लिए। आपने अपने टू व्हीलर या फोर व्हीलर को चाबी घुमा करके सेल्फ दबा करके स्टार्ट किया, धन्यवाद, स्टार्ट हो गई। पर क्या स्टार्ट होते दौड़ने लग गई? नहीं, दौड़ाने के लिए क्या करना पड़ता है? एक्सेलरेट। एक्सेलरेटर होता है अपने पास, तो वही वाली बात एक्सेलरेट। सिर्फ स्टार्ट करना इंडक्शन और बढ़ावा देना एक्सेलरेशन, दो शब्द हैं। यही लेबर में इन्वॉल्व करेंगे अपन भी कि सिर्फ लेबर पेन स्टार्ट करवाना इंडक्शन और बढ़ावा देना एक्सेलरेशन। ये उस प्रकार की बात भी होती है, और भी एग्जांपल है बताने के, जैसे सिंपल सा आग लगाना, तिल्ली लगा करके आग लगाना, और दूसरा आग में घी डालना, उससे आग क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो दो शब्द सामने बोर्ड पे जिनका मीनिंग है एक्सेलरेशन। इंडक्शन का मतलब है सिंपल स्टार्ट द प्रोसीजर, ऑगमेंटेशन का मतलब है एक्सेलरेशन ऑफ प्रोसीजर, बढ़ावा देना। अगले जो दो नाम सामने लिखे हुए हैं बोर्ड पे, इंडिकेशन और कॉन्ट्राइंडिकेशन, उम्मीद करूंगा आपके साथ इन दोनों को समझाने में बहुत कम समय लगेगा हमें। एक बात ध्यान से सुनो, फिर उन्हें यहां लिखो। यहां एक जगह लिखा हुआ है इंडिकेशन, एक जगह लिखा हुआ है कॉन्ट्राइंडिकेशन। आज के लेक्चर में टॉपिक पढ़ा आपने सिजेरियन सेक्शन, उसमें दो इंडिकेशन थे, एब्सोल्यूट और रिलेटिव।
हमें दोनों को रिलेट करना है हमारा सर का वजन कम करने के लिए। सिजेरियन का एब्सोल्यूट इंडिकेशन और सिजेरियन का रिलेटिव इंडिकेशन यहां पे लिखा जाएगा। तो देखो कैसे, एक चीज लिखता हूं, आप समझेंगे उससे। सामने इंडक्शन ऑफ लेबर के कॉन्ट्रा इंडिकेशन में मैं क्या लिखता हूं, एब्सोल्यूट इंडिकेशन ऑफ सिजेरियन। सहमत है तो आगे बढ़े, नहीं तो बड़े ध्यान से सुने। लेबर इंड्यूस कब नहीं करवाना है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन। लेबर इंड्यूस कब नहीं करवाना है, जब क्या हो, इनमें से कोई कंडीशन हो। अब ये कंडीशन कौन कौन सी थी अपने पास में, इन कंडीशन में इन्वॉल्व थी हमारे पास में फीटल डिस्ट्रेस, सीपीडी, कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस, बर्थ कैनाल में किसी प्रकार का इंफेक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन, मैलिग्नेंसी। ऐसी कंडीशन हो, उनके चलते किसी भी हालत में लेबर इंड्यूस नहीं करवाया जा सकता। तो वो अपने पास क्या करेगी रोल प्ले यहां पे, एक कॉन्ट्राइंडिकेशन की तरह। बात करें इंडिकेशन, तो यहां पे लाइन लिख सकते हैं रिलेटिव इंडिकेशन ऑफ सिजेरियन। तो ये वो सरप्राइज है जो मैं आपको बताया था कि सिजेरियन का इंडिकेशन एक बार याद कर लो, उसका सीधा रिजल्ट यहां पे आने वाला है कि लेबर इंडक्शन कब करवाएंगे, जब माइल्ड प्रीएक्लेम्सिया हो, मल्टीपल गैस्ट्रेशन हो, पॉलीहाइड्रेमनियोस हो, माल प्रेजेंटेशन हो, बच्चा नॉर्मली अपने आप नहीं आ पा रहा हो। कब बिल्कुल नहीं करवाएंगे, तो आंसर देना है एब्सोल्यूट इंडिकेशन ऑफ सिजेरियन। आते हैं लास्ट वन, जहां नाम लिखा हुआ है मोस्ट इंपॉर्टेंट, उस सेगमेंट पे आए तो जवाब क्या लेके जाओगे आप, वहां जवाब अपने पास अवेलेबल है कि आइडियल इंडिकेशन ऑफ IOL। इंडक्शन ऑफ लेबर को शॉर्ट में बोलें तो IOL। कि यहां साहब बहुत सारे इंडिकेशन आपने बता दिए, अगर एग्जामिनर आइडियल पूछे तो जवाब एक ही देके आना है, आइडियल इंडिकेशन ऑफ इंडक्शन ऑफ लेबर। आप सोचें थोड़ा सा कि प्रेगनेंसी में एक ऐसी कौन सी कंडीशन हो जहां पे लेबर इंड्यूस कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रेगनेंसी में कौन सी कंडीशन हो जहां लेबर इंड्यूस कराना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो वो तब जरूरी होगा जब समय निकला जा रहा होगा और लेबर पेन नहीं आ रहा होगा। समय निकला जा रहा होगा और लेबर पेन नहीं आ रहा होगा। जवाब अपने पास सामने बोर्ड पे देखें, कंडीशन पोस्ट डेटेड प्रेगनेंसी। ये उस प्रकार की मां है जिसमें लेबर इंड्यूस करवाओगे तो पुण्य धर्म की प्राप्ति करके सीधे स्वर्ग में जाओगे, क्योंकि ऐसी महिलाओं का समय पूरा हो गया और ना जाने दर्द क्यों नहीं उठा। तो इन जैसियों का लेबर करवाना धर्म का काम होता है और यह कहलाता है आइडियल इंडिकेशन ऑफ इंडक्शन ऑफ लेबर। तो हमारे पास सामने बोर्ड पर अवेलेबल है टर्मिनोलॉजी रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ IOL। मल्टीपल सेगमेंट के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन दी जा रही है। फर्स्ट टू वर्ड सिर्फ स्टार्ट करना, इंडक्शन, बढ़ावा देना, ऑगमेंटेशन, इंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन रन करेंगे किस बेस पे, सिजेरियन के बेस पे। आओ दोस्तों एक सवाल बना लो, जवाब देना आप लोग। क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी ए कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर IOL? Which of the following will be a contraindication for IOL? Options: number 1, post dated pregnancy; number 2, multiple pregnancy; number 3, fetal distress; number 4, polyhydramnios। लगाओ दिमाग, जवाब दो। तो यहां आप देखेंगे कॉन्ट्राइंडिकेशन पूछा है और कॉन्ट्राइंडिकेशन में जवाब क्या देना था, एब्सोल्यूट इंडिकेशन का। दिए गए 4 ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 3 फीटल डिस्ट्रेस एब्सोल्यूट इंडिकेशन में आता है, तो ये क्या बनेगा यहां पे, कॉन्ट्राइंडिकेशन। दिस क्वेश्चन इज डायरेक्टली पुट अप फ्रॉम ESIC मार्च 2019 का सीधा सवाल है जो आपसे बोर्ड पे पूछा गया है। अब आते हैं इंडक्शन ऑफ लेबर के बारे में,
और कुछ इंफॉर्मेशन देने, जिस कैटेगरी में शामिल है हमारे पास प्री रिक्वायरमेंट। लेबर इंड्यूस तो कराने चले गए, लेकिन उससे पहले क्या क्या देखा जाता है वो कहलाएगी हमारी प्री रिक्वायरमेंट। तो उसमें अपन देखेंगे नंबर 1 बच्चे की कंडीशन, जिसे पैदा करना है, बच्चे की कंडीशन। दूसरा पेल्विस की कंडीशन, जहां से पैदा करना है। और नंबर 3 सर्विक्स की कंडीशन, कि वो तैयार है या नहीं। तो 3 रिक्वायरमेंट फुलफिल करें, वो तीनों सेटिस्फाई हो तो लेबर इंड्यूस करें। नंबर 1 आप किसको देख करके आओगे? नंबर 1 हम देखेंगे फीटस को। फीटस के अलावा आपको और किसको देखना है? पेल्विस को। और पेल्विस के अलावा आपको किसे देखना है? सर्विक्स को। अब इनके बारे में हल्की फुल्की बात कर ली जाए तो फीटस में कई चीजें होती है कि फीटस का साइज देखो, ज्यादा बड़ा तो नहीं है, एज देखो, टाइम तो पूरा हो गया ना, वेट देखो, ओवरवेट तो नहीं है, और फिर सबसे बड़ी चीज जो बार बार देखो वो है फीटल हार्ट रेट। ये सब कहलाते हैं पैरामीटर्स। ये सारे सेटिस्फाई होंगे तो ही लेबर इंड्यूस करेंगे। आकार सही है, वजन सही है, समय सही है, हार्ट रेट सही है, चलो लेबर करें। इसी प्रकार पेल्विस, किसी प्रकार की रुकावट नहीं होनी चाहिए। और फिर बात आती है सर्विक्स की। अब सर्विक्स तैयार है या नहीं, उस चीज को अपन बोलते हैं बोर्ड के इस कॉर्नर में अवेलेबल टर्म सर्वाइकल राइपनिंग। इंडक्शन ऑफ लेबर की प्री रिक्वायरमेंट में सर्विक्स सही है या नहीं, उस टर्म को बोलते हैं सर्वाइकल राइपनिंग। राइप, RIPE, राइप का मतलब होता है मैच्योर होना, मैच्योरिटी। यदि कोई इंसान किसी काम को करने के लिए तैयार है, क्या तुम पूरी तरह तैयार हो, 100% तैयार हो, उस चीज के प्रकार ही यहां मैच्योरिटी लेवल होता है। और मैच्योरिटी लेवल को बोलते हैं अपन राइप। तो यहां राइप किसे बोल रहे हैं? सर्विक्स को। अब हम कैसे मानेंगे सर्विक्स मैच्योर है? जब वो लूज होगी, डायलेट होगी, तो अपन कह देंगे वो तैयार है। तो सर्वाइकल राइपनिंग मतलब है सर्विक्स की तैयारी। और सर्वाइकल राइपनिंग का सिंपल सा मीनिंग है जब क्या होना चाहिए? सर्वाइकल मैच्योरिटी। और सर्वाइकल मैच्योरिटी जो बताई जाती है उसका मीनिंग क्या है? मैच्योरिटी का मतलब है सर्विक्स सॉफ्ट है और डायलेट है। और इस सॉफ्टनेस और डायलेटनेस को अचीव किससे किया जाता है? ये अपन ने पढ़े हैं प्रोस्टाग्लैंडिन। मार्केट वाले आपको बताए थे मैंने बहुत सारे, मीजोप्रिस्टॉल PGE1, डायनोप्रोस्ट PGF2 अल्फा, डायनोप्रोस्टोन PGE2। ये 3 नाम आपको जो अबॉर्शन में पढ़ाए थे वो सारे प्रोस्टाग्लैंडिन के भाईले भाई लिए थे। वो सारे के सारे एजेंट यूज लिए जाते हैं सर्वाइकल राइपनिंग में। तो सर्वाइकल राइपनिंग करवाई किसके द्वारा जाती है? तो जवाब देना है मार्केट के प्रोस्टाग्लैंडिन के द्वारा, जिसमें शामिल होता है PGE1 मीजोप्रिस्टॉल, PGE2 डायनोप्रोस्टोन, PGF2 अल्फा सिंपल डायनोप्रोस्ट। तो ये अपने पास कहलाते हैं सारे प्री रिक्वायरमेंट। ये सब चीजें फुलफिल होगी तभी डिलीवरी या लेबर इंड्यूस किया जा सकता है। नेक्स्ट वन मूव फॉरवर्ड करते हैं रिमेनिंग चीज मेथड्स के बारे में कि अब लेबर इंड्यूस कैसे करते हैं। तो दोस्तों पढ़ा हुआ है अपन ने, लेबर इंडक्शन का मतलब है पेन का आना, पेन का मतलब है कॉन्ट्रैक्शन का आना, और उसका मतलब है ऑक्सीटोसिन प्रोस्टाग्लैंडिन का आना। तो ऑक्सीटोसिन प्रोस्टाग्लैंडिन जब मदर की बॉडी में आएंगे तो नेचुरली लेबर पेन अराइज हो जाएंगे और लेबर का इंडक्शन हो जाएगा। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से मेथड में कैटेगरी बनाई गई है, 2 कैटेगरी नाम दिए गए उनके अलग अलग कैटेगरी वाइज। एक का नाम मेडिकल और मेथड में दूसरी वैरायटी बताई गई सर्जिकल। अब मेडिकल में तो सीधे ही आपको लेबर इंड्यूस करना है तो बाहर से लेके आए दवाएं,
बाहर से दवाएं कौन सी लाएं? वही जो लेबर इंड्यूस करती है, ऑक्सीटोसिन और दूसरा प्रोस्टाग्लैंडिन। ये दोनों नेचुरली शरीर में बनते हैं तो नॉर्मल लेबर होता है, पर क्योंकि नॉर्मली नहीं बन रहे तो हम लेबर करवा रहे हैं, तो बाहर से लेके आइए। बात करें सर्जिकल में, सर्जिकल के अंदर कुछ ऐसे प्रोसीजर्स के नाम लेंगे जो बहुत स्पेसिफिक हैं, जिनसे ये दोनों रिलीज होते हैं। और वहां जो नाम आने वाले हैं सारे एक एक अपन ने पढ़े हुए हैं, सारे स्पेसिफिक हैं। बताता हूं मैं एक एक करके। जैसे मैं यहां पे नाम लिखूं एमनियोटॉमी, नहीं पढ़ा हो तो बता देना। एमनियोटॉमी मतलब AROM, आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, जिससे क्या रिलीज होता है? एमनियोन में पाया जाने वाला नेचुरल PGE2 नाम का प्रोस्टाग्लैंडिन। एमनियोटॉमी किससे करते हैं? कोचर फॉरसेप्स से, नंबर 1। सेकंड वन, एक प्रोसीजर याद आना चाहिए, स्ट्रिपिंग ऑफ मेम्ब्रेन। स्ट्रिपिंग ऑफ मेम्ब्रेन ये हमने बहुत पहले फीटल एनवायरमेंट एमनियोन कोरियन में पढ़ा था, और वहां एक चीज सीखी थी। स्ट्रिपिंग वर्ड का मीनिंग पूरे मेडिकल साइंस में होता है सेपरेट करना। किसी भी दो परतों को अलग करने वाले काम को बोलते हैं स्ट्रिपिंग। जब भी अलग करते हैं तो इंफ्लामेटरी डैमेज से प्रोस्टाग्लैंडिन निकलते हैं, और कुल मिलाकर आपको निकालना क्या है यहां पे? प्रोस्टाग्लैंडिन। स्ट्रिपिंग ऑफ मेम्ब्रेन। एक और नाम सुने जिस प्रोसीजर से निकलते हैं, तो ये आ गया फर्ग्यूसन रिफ्लेक्स। नहीं पता हो तो बता दो, शर्माओ मत, बता दो। फर्ग्यूसन रिफ्लेक्स, जहां बताया पीवी करें, क्लाइटोरिस छेड़ें, भावनाएं जगाएं और खोपड़ी से ऑक्सीटोसिन निकलवाएं। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, पर हमारे लिए कंफर्टेबल एनवायरनमेंट क्या है? तीनों हमें पढ़ा दिए गए हैं, और ये तीनों वो एजेंट हैं जिनकी मदद से अपन इन दोनों को निकाल पाने में कैपेबल हो पाएंगे, और ये दोनों निकल जाएंगे तो लेबर का इंडक्शन हो जाए। सो दिस इज द ऑल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इंडक्शन ऑफ लेबर। नेक्स्ट वन अपने पास एक और स्मॉल पोर्शन है, जहां पे सिर्फ शब्दों का मतलब जानना ही हमारा पर्पस है। देखें कैसे। एक कैटेगरी सामने बोर्ड पर अवेलेबल, हेडिंग डिस्ट्रक्टिव ऑपरेशन। ओबीजी में जब कभी भी फीटस किसी भी कारण से डिलीवर होके बाहर ना आ पाए और अंदर ही मर जाए, तो यह माना जाता है वो अंदर इसलिए मर गया क्योंकि बाहर नहीं आ पाया। बाहर क्यों नहीं आ पाया? तो आकार बड़ा था, तो उस आकार को कम करना, बच्चे को एक साथ डिलीवर ना करवा के इंस्टॉलमेंट में टुकड़ों में तोड़ के डिलीवर करना कहलाता है डिस्ट्रक्टिव ऑपरेशन। यहां सिर्फ आप शब्दों का मतलब बताएं, दैट्स मोर देन सफिशिएंट। तो टोटल वैरायटी यहां पे जो शामिल होती हैं, नाम है 4 अपने पास नाम लिखे हुए हैं बोर्ड पे, बैक टू बैक। फर्स्ट वन जो कंडीशन है क्रेनियोटॉमी, अगला है एविसरेशन, एक नाम डीकैपिटेशन और एक नाम क्लीडोटॉमी। ये 4 शब्द सामने जो बोर्ड पर लिखे हुए हैं, इनका मीनिंग बताना ही हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट रेस्पॉन्सिबल वर्क है डिस्ट्रक्टिव ऑपरेशन में। क्रेनियोटॉमी, बच्चे के खोपड़े में छेद कर दो, जितना भी ब्रेन के अंदर मटेरियल है उसे बाहर निकाल दो, बाहर निकालते सिर्फ पिचक गया, आकार कम हो गया, डिलीवर कर दो। अगला एविसरेशन, छाती और पेट, थोरैक्स और एब्डोमेन में इंसिजन लगाओ। इंसिजन लगा करके थोरैसिक कैविटी का, एब्डोमिनल कैविटी का मटेरियल बाहर निकालो। बच्चा छाती और पेट से पिचक गया,
अब डिलीवर करवा लो। डीकैपिटेशन, सिर में छेद नहीं हो पा रहा, छाती पेट नहीं मिल पा रहा, तो सिर और धड़ के बीच का जुगाड़, गर्दन काट दो, सिर को धड़ से अलग करना, डीकैपिटेशन। लास्ट वन, क्लीडोटॉमी, सिर बड़ा नहीं हो, ये दोनों कंधे अटक गए हो, ये कंधे अटक गए हो तो इनकी ये बोन, कॉलर बोन, क्लेविकल ब्रेक कर दो। 4 नाम बड़े ध्यान से, सिर में छेद करना, क्रेनियोटॉमी, छाती पेट को फाड़ना, एफिजरेशन, गर्दन अलग करना, डीकैपिटेशन, कंधे तोड़ना, क्लीडोटॉमी। एकदम मातृभाषा में लिख करके अपन इसमें आगे बढ़ सकते हैं। नंबर 1 क्रेनियोटॉमी क्या होगा, इसके अंदर अपन ने खोपड़ी में छेद कर दिया। एविसरेशन, इसमें अपन ने बच्चे की छाती या बच्चे के पेट पर चीरा लगा दिया। डीकैपिटेशन, इसमें गर्दन तकिया कलाम हो गई, गर्दन काट दी गई। क्लीडोटॉमी, इसमें बच्चे के कंधे तोड़ दिए गए। घबराइए नहीं, एकदम तड़पे नहीं, क्योंकि यहां बच्चा डेड है और मरे के साथ जिस प्रकार अपन एक पोस्टमार्टम करते हैं उस प्रकार की एक्टिविटी परफॉर्म की जा सकती है। आइए बैक टू बैक देखें। नंबर 1 नाम क्या लिखा हुआ है, क्रेनियोटॉमी। देखिए सामने प्रोसीजर में किस प्रकार बच्चे के क्रेनियम को असेस करके इंस्ट्रूमेंट की मदद से ओपनिंग बनाई जा रही है। और मोस्ट कॉमन इंस्ट्रूमेंट जो इस में काम आता है वो अपने पास कहलाता है ओल्डहैम परफोरेटर, जिसकी मदद से छेद किया जाता है। साइंटिस्ट के नाम के आधार पे नाम दे रखा है ओल्डहैम परफोरेटर। क्रेनियोटॉमी, सिर में ओपनिंग करना। अब मजे की बात, सिर बहुत बड़ा पोर्शन है सिफेलिक, जिसमें 3 पार्ट होते हैं, वर्टेक्स, ब्रो, फेस। एक मीनिंगफुल बात है, परफोरेटर से जब भी जाके छेद करके आते हो, ओपनिंग बना के आते हो, तो वो ओपनिंग बीचों बीच कभी नहीं बनानी है, हमेशा मिड लाइन के साइड में बनानी है। बस इतने से इंफॉर्मेशन। तो सामने क्लीडोटॉमी आपको बताया 3 जगह फोड़ सकते हैं अपन, या तो वर्टेक्स पे, या ब्रो पे, या फेस पे। और एक बात याद रखनी है, कहीं में जाकर घाव करें पर हमेशा चीज क्या याद रखेंगे, अवे फ्रॉम मिड लाइन। सिर में छेद करने के बाद 3 नाम और बच्चे में, कंधे तोड़ना, गर्दन अलग करना और छाती पेट में चीरा। उसका प्रेजेंटेशन सामने देखे एक साथ बैक टू बैक। नंबर 1 क्लीडोटॉमी। इस क्लीडोटॉमी के अंदर किसे ब्रेक कर रहे हैं अपन, क्लेविकल को। क्लेविकल ब्रेक करेंगे, कंधे तोड़ेंगे। इस प्रकार सामने दिए प्रोसीजर में देखिए किस प्रकार ये इंस्ट्रूमेंट की मदद से क्लेविकल को ब्रेक कर दिया गया है। क्लीडोटॉमी। बात करें डीकैपिटेशन। डीकैपिटेशन के अंदर अपन क्या कर रहे हैं, गर्दन काट रहे हैं। सर अलग धड़ अलग, सर अलग धड़ अलग कहलाता है हेड कट ऑफ। किस प्रकार इंस्ट्रूमेंट की मदद से बच्चे के सिर और धड़ को अलग करके बताया गया, हेड कट ऑफ, डीकैपिटेशन। लास्ट वन देखें, एविसरेशन, जहां पे बच्चे के छाती और पेट में चीरा मार करके ये सारा इंटेस्टाइन लीवर किस प्रकार बाहर पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। लास्ट वन डायग्राम के अंदर इंटेस्टाइन लीवर बाहर पड़े हैं, मतलब एब्डोमिनल इंसिजन से मटेरियल निकाल दिया गया है, एविसरेशन। तो इस प्रकार के जो टूल्स टेक्निक यूज की जाती है, मरे बच्चे के आकार को कम करके नॉर्मल रास्ते से बाहर निकालने के लिए मदद दी जाती है। तो ये अपने पास डिस्ट्रक्टिव ऑपरेशन। तो आज के लेक्चर में थेरेपेटिक ऑब्स्टेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो रिमेनिंग पार्ट अपन डिस्कस कर रहे थे, उस कैटेगरी में शामिल हुए 3 नाम, सिजेरियन सेक्शन, इंडक्शन ऑफ लेबर, डिस्ट्रक्टिव ऑपरेशन। कल से आगे बढ़ते हुए क्या इंफॉर्मेशन ली एक बार गो थ्रू हो जाए। सबसे पहले आप लोगों ने देखा सिजेरियन सेक्शन। पहला क्वेश्चन इंडिकेशन से बनेगा, एब्सोल्यूट वालों को रट लो, बचे हुए सारे रिलेटिव में।
क्लासिफिकेशन बड़ा सिंपल है, सवाल यहां से भी बनता है, पुराने जमाने में यूएससीएस, आजकल एलएससीएस। इंसिजन देखा, जो ट्रांसवर्स वाला था प्यूबिस के 3 सेंटीमीटर ऊपर, उसे नाम दिया पफेनल स्टील। सिंपल केयर पड़ी प्री ऑपरेटिव, जिसमें एस्पिरेशन हो जाए तो सिंड्रोम मेंडलसन। इंट्रा ऑपरेटिव में हर लाइन से एमसीक्यू, आइडियल पोजीशन से, डिलीवरी की ड्यूरेशन से, या रिट्रैक्टर वाले इंस्ट्रूमेंट के नाम से। पोस्ट ऑपरेटिव में बेसिक चीजें, एम्बुलेशन को लेकर, स्टिच रिमूवल को लेकर के। पेरीमोटल सिजेरियन, कंप्लीट ड्यूरेशन में कभी भी मैटरनल डेथ हो जाना। इंडक्शन ऑफ लेबर, टर्मिनोलॉजी, धुआंधार एमसीक्यू कि आइडियल इंडिकेशन क्या है, जिसका समय निकल गया पर बच्चा नहीं निकला। पोस्ट डेटेड प्रेगनेंसी, तैयारी किस चीज की? तैयारी बच्चे की, पेल्विस की, सर्विक्स की। सर्विक्स का तैयारी किससे देखते हैं? राइपनिंग से, मतलब मैच्योरिटी अचीव करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन की दुकान से। एंड देन मेथड्स के अंदर दवाइयां लेबर वाली, ऑक्सीटोसिन, प्रोस्टाग्लैंडिन निकालने के इतने तरीके तो सारे अपन ने टर्म्स में पढ़ लिए। देन डिस्ट्रक्टिव ऑपरेशन, 4 अलग अलग विधि से बच्चे को इंस्टॉलमेंट में डिलीवर करवाना। सो दिस इज द टुडे लेक्चर रिगार्डिंग अवर रिमेनिंग कंडीशंस ऑफ थेरेपेटिक्स ऑफ मोडालिटी। बात करेंगे अगले लेक्चर में और कुछ नई चीज की और अलग इंफॉर्मेशंस की, पर आज के लेक्चर में अपने द्वारा दी गई इन 3 इंफॉर्मेशन के साथ ही आज के लेक्चर को फिनिश करते हैं। धन्यवाद।